Hello students, I am again back with part 3 of chapter number 4, India in the 18th century. Students, I hope you all have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. Till here, we have completed everything in part 2. We'll start part 3 with the Marathas. ठीक है बेटा, जब तक शिवाजी ने मराठा किंगडम को इंडिपेंडेंट नहीं किया था, ठीक है, इंडिपेंडेंटली रूल करना स्टार्ट नहीं किया था, तब तक मराठा ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हुआ करती थी। ठीक है, ये लोग चीफ हुआ करते थे जो अपनी सर्विसेज किसको देते थे, अहमदनगर के किंगडम को, विजयनगर की किंगडम को, गोलकोंडा किंगडम को। मतलब ये इंडिपेंडेंटली रूल नहीं कर रहे थे। ठीक हुई बात। चलो, तो जो मराठा थे बहुत ही हम्बल ओरिजिन के लोग थे। अगर हम अर्ली 17th सेंचुरी की बात करें, अर्ली 17th सेंचुरी बोले तो वो पीरियड 17th सेंचुरी होता है जो 1601 से स्टार्ट होके 1700 पे ख़त्म हो जाए। तो अगर मैं अर्ली 17th सेंचुरी की बात कर रही हूँ तो मैं 1610 1620 की बात कर रही हूँ। तब तक ये लोग माइनर चीफ हुआ करते थे जो सर्व करते थे किंगडम ऑफ अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा को। ठीक है, माइनर चीफ्टेंस हुआ करते थे जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे अहमदनगर को, बीजापुर को और गोलकोंडा को। ठीक है, पर जैसे जैसे हम लोगों ने देखा है कि बेटा, जब इस चैप्टर की शुरुआत में हमने देखा कि जब मुगल अथॉरिटी वीक होने लगी तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट किंगडम बन गए। तो जब भी सेंट्रल अथॉरिटी वीक होती है, छोटे छोटे किंगडम्स बनने लग जाते हैं। तो जब ये किंगडम्स वीक होने लगे, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा, तो जो मराठास थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। ये शिवाजी थे जिन्होंने बच्चा बहुत ही पावरफुल मराठा किंगडम बनाया। कहाँ पर? कोंकण रीजन में। ठीक है, शिवाजी बहुत पावरफुल थे, बहुत ही एक्यूमेन थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, बढ़िया मिलिट्री कमांडर भी थे। पर शिवाजी के जितने भी सक्सेसर्स रहे वो थोड़े वीक हुआ करते थे। शिवाजी के सक्सेसर्स कैसे थे बेटा? वीक। तो शिवाजी का कोई भी सक्सेसर बहुत पावरफुल नहीं थे, सारे कैसे थे बेटा? वीक। और 18th सेंचुरी आते आते तक जो पावर थी वो किसके पास आ गई? पेशवा के पास आ गई। ठीक है, और जब पेशवा रूल करने लग गए तो इनके रूल करने के साथ ही साथ जो मराठास थे वो एक डोमिनेंट रीजनल पावर बने। ठीक है, शिवाजी ने एक बहुत बड़े एम्पायर को एस्टेब्लिश कर दिया। बाद में जब हम 18th सेंचुरी तक आए तब 18th सेंचुरी में जो पावर थी उसका मेजर कॉन्सेंट्रेशन किसके पास रहा? पेशवा के पास रहा। और पेशवा ने भी, हम ये नहीं कहेंगे कि कुछ गलत किया, बहुत अच्छी तरीके से मराठा एम्पायर को और ज़्यादा एक्सपांड किया, एक डोमिनेंट रीजनल पावर बने। कौन? मराठास। किसके रीन में? जब पेशवाज रूल कर रहे थे। नाउ राइज ऑफ द पेशवा। 1713 से 1761 तक जो पेशवा थे वो कंट्रोल करते थे मराठा एम्पायर को। 1730 में जो शिवाजी के ग्रैंडसन होते हैं साहू, उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बनाया। पेशवा बोले या चीफ मिनिस्टर एक ही बात होगी। ठीक है बात। तो पेशवा इज इक्वल्स टू चीफ मिनिस्टर। तो 1713 से 1761 का जो पीरियड था उसमें मराठा एम्पायर को कंट्रोल कर रहे थे कौन? पेशवा। 1713 में शिवाजी के जो ग्रैंडसन थे जिनका नाम था साहू, उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को चीफ मिनिस्टर बना दिया, पेशवा बना दिया। और जो बालाजी विश्वनाथ थे बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे, बहुत ही बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने साहू को हेल्प किया मराठा चीफ्स को कंट्रोल करने में। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द कोर्स ऑफ टाइम जो पेशवा थे वो रियल डिसीजन मेकर्स बन गए। ठीक है, जो उन्हें अपॉइंट करता वो तो ठीक है एक तरफ है, पर अब जो रियल डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके हाथ में आ गई? चीफ मिनिस्टर या पेशवा के हाथों में आ गई। अब हम बालाजी विश्वनाथ को पढ़ेंगे। तो जो बालाजी विश्वनाथ था इनका पीरियड कब से कब तक है? 1713 से 1727 ईयर बालाजी विश्वनाथ ने मराठा एम्पायर को संभाला। बालाजी विश्वनाथ ने इस बात का बहुत एडवांटेज लिया कि भाई आप जो लेटर मुगल्स हैं ये तो वीक हैं, है ना, इनकी वीकनेसेस का फ़ायदा उठाया जा सकता है, ऐसा पता था किसको? बालाजी विश्वनाथ को। तो बालाजी विश्वनाथ ने बहुत सारी मुग़ल की जो टेरिटरीज़ थी उनको कैप्चर कर लिया। उन्होंने फ़र्रुख शेर को फोर्स किया कि भाई वो सारी हमारी टेरिटरी जो शिवाजी के टाइम में मराठा एम्पायर की हुआ करती थी वो हमें वापस कर दो। आप लोगों ने जबरनी हमारी टेरिटरीज़ ले रखी हैं वो आप हमें वापस करो। इस बात के लिए किसको फोर्स किया? फ़र्रुख शेर को। किसने किया? बालाजी विश्वनाथ ने। मतलब बालाजी विश्वनाथ एक
बहुत ही एबल मिलिट्री कमांडर भी थे और एक अच्छे लीडर भी थे। मतलब दिमाग चारों तरफ चलता था इनका। तो इन्होंने जैसे ही देखा कि लेटर मुगल्स वीक हो रहे हैं, इन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज एक्वायर की। इवन फर्रुख शेर को फोर्स किया कि भाई हमारी टेरिटरी वापस करो, जब शिवाजी के टाइम पे जो टेरिटरीज हमारी थी तुमने ले ली, अब हमें दे दो। Besides, Maratha also got the right to collect बेटा मराठा एम्पायर से तो ये लोग टैक्स कलेक्ट करते ही थे, पर मराठास के साथ साथ, मराठा एम्पायर के साथ साथ जिस एरिया में मराठा रूल कर रहे थे उसके साथ साथ इन्हें चौथ और सरदेश मुखी दोनों टाइप हैं टैक्सेस का। चौथ बोले तो 1/4 और सरदेश मुखी भी टैक्स ही है। तो इन दोनों को कलेक्ट करने का, जो सरदेश मुखी होता था बेटा उसका परसेंटेज होता था 10 और चौथ लगती थी 1/4 बोलने हैं हम इसे, या 25% बोलने, ठीक है। तो चौथ तो आपको देना है, उसके साथ साथ सरदेश मुखी भी देना है। तो ये मराठा एम्पायर से तो कलेक्ट कर ही रहे हैं, इसके अलावा इन्हें डेक्कन के 6 प्रोविंसेस से भी चौथ और सरदेश मुखी कलेक्ट करने का राइट मिल गया, ठीक है। Besides, the Marathas also got the right to collect Chauth and Sardeshmukhi type of taxes from 6 provinces in Deccan. उसके बाद आएंगे बाजीराव वन। बाजीराव वन का पीरियड रहेगा 720 से 740 तक, 20 ईयर, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ के बाद आते हैं बेटा बाजीराव वन, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ के सक्सेसर कौन होते हैं? बाजीराव वन। ये भी बहुत कैपेबल होते हैं। ये मालवा जीतते हैं, सदर्न गुजरात पे अपना कंट्रोल कर लेते हैं, 500 बुंदेलखंड ये जीत जाते हैं, ठीक है। तो बाजीराव वन क्या क्या और जीत लेते हैं। मराठा टेरिटरीज को कितना एक्सपांड कर देते हैं वो देखो। पहले मालवा जीतते हैं, गुजरात का सदर्न पार्ट, कुछ पार्ट बुंदेलखंड के भी वो जीत लेते हैं। टुवर्ड्स द साउथ, साउथ की तरफ वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद को हराते हैं और वहाँ से भी टैक्स कलेक्शन राइट ले लेते हैं। कुछ प्रोविंसेस जो डेक्कन की थी उनका टैक्स कलेक्शन राइट भी ये निज़ाम को हरा के उनसे ले लेते हैं। तो बात समझ में आ रही है कि मराठा एम्पायर और ज़्यादा फैल रहा है, और ज़्यादा जगह से ये टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं। ही ऑल्सो कैप्चर्ड सालसेट एंड बासेन। इन्होंने किस किस को भी कैप्चर कर लिया? सालसेट और बासेन को भी कैप्चर कर लिया। किससे? पोर्तुगीज़। इन दोनों टेरिटरीज से पोर्तुगीज़ का कंट्रोल था। पोर्तुगीज़ बोले तो बेटा एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। तो सालसेट बासिन उनसे ले लेते हैं। ही इज़ ऑल्सो नोन एज फाइटिंग पेशवा। तो इसको 1 मार्क ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैम पूछ सकती है विच पेशवा इज़ नोन एज फाइटिंग पेशवा। तो पता होना चाहिए बाजीराव वन, ठीक है। इन्होंने अपनी बहुत लाइफ मतलब लाइफ का मैक्सिमम पार्ट लड़ते लड़ते गुजारा, इसीलिए इन्हें फाइटिंग पेशवा भी कहते हैं। फिर आएंगे बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव का जो टाइम है वो 1714 से 1761, 21 ईयर इन्होंने भी रूल किया। बालाजी बाजीराव नेक्स्ट पेशवा बने, ऑब्वियस सी बात है। जब साहू जी की डेथ हो गई बेटा, आफ्टर द डेथ ऑफ साहू इन 1749 ही बिकेम द हेड ऑफ मराठास, ठीक है। जब तक साहू जी थे तो ये सब पेशवा बन के रहे, पर साहू जी की जब डेथ हो गई तो ये नेक्स्ट हेड बन गए मराठा के। इन्होंने अपनी कैपिटल को सतारा से पूना ले आए, जिसे आज हम पुणे कहते हैं। तो बालाजी बाजीराव का टाइम चालू होता है 740 में, ख़त्म होता है 1761 में। जब तक साहू जी की डेथ नहीं होती ये सिर्फ पेशवा बने रहते हैं, पर बाद में ये क्या भी बन जाते हैं नेक्स्ट हेड। ये अपनी कैपिटल सतारा से पूना ले आते हैं, जिसे आज का पूना कहते हैं, ठीक है। इनकी रीन में जो मराठा की आर्मी थी पंजाब और राजस्थान तक पहुंच गई, ठीक है, नॉर्थ में। बंगाल और उड़ीसा तक पहुंची ईस्ट में। भाई मतलब एक के बाद जो एक पेशवा आ रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया मिलिट्री जनरल होते हैं, है ना। ये अपने एम्पायर को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो जब बालाजी बाजीराव रूल करने आए तो ये अपनी जो आर्मी थी उन्हें पंजाब राजस्थान तक ले गए और ईस्ट में बंगाल और उड़ीसा तक ले गए। जो किंगडम ऑफ मैसूर और हैदराबाद थे उन्हें भी मजबूर कर दिया कि वो अपनी थोड़ी थोड़ी टेरिटरीज़ किसको दे दें, मराठास को दे दें। सीट करना या सीट करना ले लेना होता है, ठीक है, टेरिटरीज़ को ले लेना होता है। तो मैसूर और हैदराबाद भी मजबूर हो गए मराठास की पावर को देख के, और उन्होंने अपनी कुछ टेरिटरीज़ मराठास को दे दी, साथ ही साथ ट्रिब्यूट भी पे किया। जब बालाजी बाजीराव रूल कर रहे थे तो मराठा पावर अपनी चरम पर थी, ग्रेटेस्ट पीक पेनाकल टॉप नॉच पॉइंट पे थी, ठीक है। किसके अंदर में? बालाजी बाजीराव के अंदर।
नाउ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ? 1761 में। याद रखना, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब होता है? 1761 में। बालाजी बाजीराव को अब बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, वो एक्सपांड करते करते कहाँ पहुंचे बेटा? नॉर्थ में। नॉर्थ में उनकी कॉन्फ्लिक्ट होंगे किसके साथ? अहमद शाह अब्दाली। बड़े ही ग्रेट कमांडर था ये भैया, बहुत बार ये लूट चुका था इंडिया को लेटर मुगल्स के टाइम में। ठीक है, तो ये जो अहमद शाह अब्दाली था, इसके कॉन्फ्लिक्ट होंगे किसके साथ? मराठास के साथ, क्योंकि मराठा नॉर्थवर्ड अब अपने आप को एक्सपांड करते हुए जा रहे हैं। अहमद शाह अब्दाली कौन था? अफगान फोर्सेस का लीडर था। जब दो आर्मीज मिलती हैं पानीपत में 1761 में, तो बेटा मराठाओं को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता इस बात का कि हमारे खुद के लोग, मतलब जो इंडिया के जो दूसरे पार्ट के लोग हैं, वो इस अफगानी को हेल्प करेंगे। कौन? नाजिब-उद-दौला भी किसको हेल्प करते हैं? अफगान लीडर अहमद शाह अब्दाली को। और सूजा-उद-दौला भी किसको हेल्प करते हैं? अफ़गान्स को ही। ठीक है, तो रोहिलखंड के नाजिब-उद-दौला भी अफ़गानियों के साथ जाके मिल जाते हैं। सूजा-उद-दौला जो अवध के थे, वो भी किसके साथ जाके मिल जाते हैं? अफ़गानियों के साथ जाके मिल जाते हैं। अब मराठास को कोई आइडिया ही नहीं था कि भैया ये इस तरीके से अलाय बना लेंगे, और मराठा जो एक से लड़ने की तैयारी में गया था, अब उसके पास 3 आर्मीज़ थी, रोहिलखंड की आर्मी भी है, अवध की आर्मी भी है, तो यहाँ पर मराठा ईज़िली हार गए। बेटा बहुत सारे फैक्टर ज़िम्मेदार हैं किसके लिए कि क्यों मराठा फेल हो गए, क्यों ये अपना पैन इंडिया एम्पायर या ऑल इंडिया एम्पायर नहीं बना पाए। तो इसका पहला कारण है कि ये जो मराठा के जो चीफ थे, उनमें यूनिटी नहीं थी बच्चा। मराठा चीफ में यूनिटी नहीं थी। 5 ग्रुप हुआ करते थे। पेशवाज ऑफ पूना, पूना के पेशवा, बड़ौदा के गायकवाड़, जिसे आज हम वडोदरा कहते हैं, बड़ोदरा के गायकवाड़ थे। पूना के पेशवा थे, नागपुर के भोसले थे, इंदौर के होलकर्स थे, और ग्वालियर के सिंधिया। ये 5 बड़े ग्रुप थे। पहला कारण बताया जा रहा है कि मराठा पैन इंडिया एम्पायर क्यों नहीं बना पाए, क्योंकि उनकी आपस में पटती नहीं थी, वो आपस में जेलस फील करते थे। 5 ग्रुप थे, पाँचों अपनी अपनी चलाने की कोशिश करते थे। पूना के पेशवा, बड़ोदरा के गायकवाड़, नागपुर के भोसले, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया। ये एक दूसरे से जेलस फील करते रहते थे। इनमैच्ड एंड पैटी जेलिशियस, ये जो आपस में थे, आपस में कभी भी उलझने लगते थे, किसी भी छोटी छोटी बात को लेकर लड़ने लगते थे, एक दूसरे से जेलिस की फीलिंग रखते थे, और कभी भी ये किसी कॉमन कॉज के लिए यूनाइट नहीं हुए। मराठा एलिनिएटेड अदर रूलर्स बाय रेडिंग देयर किंगडम्स। मराठा जो लोग थे, देखो एम्पायर बढ़ने के बाद जब आपका एम्पायर एक एक हद तक बिल्ड हो जाता है, तो आपको आपकी इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए, रेडिंग इन्वेडिंग सब छोड़ देना चाहिए। पर मराठा दूसरे किंगडम्स को इन्वेड कर करके उन सब से लड़ के बैठे हुए थे। ठीक है, किसी पे टैक्सेस लगा देते, किसी को ट्रिब्यूट देने के लिए मजबूर करते, किसी की टेरिटरी को रेड कर दे। तो इस तरीके से जो मराठा थे वो अलग पड़ गए थे बेटा, कोई भी इनको हेल्प करना नहीं चाह रहा था। मराठास ने कोई अटैम्प्ट नहीं किया कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करें। ठीक है, जो भी टेरिटरीज़ उनके कंट्रोल में है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई कुछ भी अच्छा काम नहीं किया। तो जो लोग थे, वहाँ की लॉयल्टी कभी भी मराठास के साथ में नहीं आई। देखो बेटा, आज हम किसी पीएम, किसी सीएम, किसी भी नेता या हमारी गवर्नमेंट के लॉयल कब होते हैं बेटा? जब वो हमारे लिए कुछ अच्छा करे। तो ये मराठास कुछ अच्छा ही नहीं करते थे अपने लोगों के लिए। जो मराठा थे वो हमेशा ट्रेड और इंडस्ट्री को नेगलेक्ट करते थे। यही बात मैं पहले बोलना चाह रही थी कि जब आपके पास एक अच्छा खासा एरिया आ जाता है, तो आपको अपने एरिया में ट्रेड, अपने एरिया में इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए, है ना? साइंस की बात करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी की बात करनी चाहिए। रेडिंग एक कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, कब तक आप रेड करते रहोगे? नहीं। तो मराठास ने कभी ट्रेड की बात नहीं की, कभी इंडस्ट्री को फ्लरिश नहीं करने की बात की, साइंस टेक्नोलॉजी पर ध्यान नहीं दिया, मॉडर्न आर्मी नहीं बनाई। ठीक है, और कभी भी मॉडर्न यूरोपियन टेक्निक्स जो थी वॉरफेयर, उन्हें भी अडॉप्ट नहीं किया। टाइम के साथ आपको बदलते रहना चाहिए, पर मराठास नहीं बदले। द डिफीट इन पानीपत एंडेड द पॉसिबिलिटी ऑफ मराठा एस्टेब्लिशिंग और इंडिया एम्पायर। पानीपत में जो अहमद शाह अब्दाली ने हार देता है, उसके बाद तो इनका सपना चूर चूर हो जाता है। ये बिल्कुल भी पैन इंडिया ऑल इंडिया एम्पायर नहीं बना पाते। बहुत सारे जो मराठा चीफ थे वो टूट जाते हैं, और कुछ छोटी छोटी किंगडम्स के ऊपर रूल करने लगते हैं। जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है 1761 में, वो ब्रिटिशर्स को एक रास्ता दे देता है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक रास्ता दे देता है कि भाई वो इंडिया में आए और पावर को कंसोलिडेट करे, क्योंकि जहाँ पर वैक्यूम होता है वहीं पर तो चीज़ें बनती हैं। तो इस वैक्यूम का फ़ायदा उठाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी। So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in the comment section.